प्रिय स्टूडेंट, मैं संजय कुमार जायसवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर, सबौर कॉलेज सबौर, आज एक नए अध्याय के साथ आपसे रूबरू हूँ। आज हम जिक्र कर रहे हैं यूटोपियन सोशलिज्म का, जो मार्क्स के चिंतन को आधार प्रदान करता है। यह अध्याय आपके परीक्षा एवं समाजवाद की समझ के लिए बेहतर साबित होगा और नए परिदृश्य में अवधारणाओं को आप नए ढंग से समझ पाएंगे। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपके ज्ञान की सार्थकता में सहायक सिद्ध होगा। टॉपिक के साथ आपसे रूबरू हूँ। मैं आज समाजवादी विचारधारा के विकास की कहानी का क्रम साझा करना चाहता हूँ, जिसके पहले क्रम में समाजवाद का उदय एवं कल्पनालोक्य समाजवादी विचारकों के विचार साझा कर रहा हूँ। उदारवाद की प्रतिक्रिया में पैदा हुआ ऐसा सिद्धांत जो वर्गहीन, शोषण मुक्त, समानता पर आधारित समाज की कामना करता है। उदारवाद की स्वतंत्रता के बजाय सामाजिक समानता पर बल देता है। उदारवाद का आराध्य व्यक्ति है, जबकि समाजवाद का हृदय सम्राट समाज है। समाजवादी चिंतकों के सभी वर्गों ने उपरोक्त मूल्यों को स्वीकार किया है। यह बात और है कि मंजिल तक पहुंचने के लिए रास्ते अलग अलग हैं। सीएम जोड जैसे विचारकों के शब्दों में, समाजवाद एक ऐसे टोप की तरह है जिसे हर कोई पहन लेता है और इसलिए इसकी शक्ल पहचान में नहीं आती। इसी क्रम में जीडीएच कॉल की मान्यता है कि समाजवाद एक आंदोलन भी है और एक विचार भी। समाजवाद न केवल उत्पादन के आवश्यक साधनों के सामाजिकरण की मांग करता है, बल्कि वह उन लोगों की निजी आय को भी अंत कर देना चाहता है जो वर्ग कोई उपयोगी सेवाएं नहीं करते हैं। समाजवाद और मार्क्सवाद के अध्ययन के लिए इन्हें 3 वर्गों में बांट करके अध्ययन किया जा सकता है। दोस्तों, आज के चर्चा का जो विषय है वो हमारा कल्पनालोक्य समाजवादी विचारक है, जिसमें महत्वपूर्ण तौर पर आप जिन विचारकों का आज हम जिक्र कर रहे हैं उसके संदर्भ में थोड़ी बहुत जानकारी आप देख लें तो ये आपको समझ आए। तो इसके प्रमुख विचारकों में जो प्रमुख नाम है, सबसे पहला नाम सेंट साइमन का, जो एक फ्रांसीसी राजनीतिक विचारक हैं, जिनका जन्म 1760 से 1825 जिनका टेन्योर रहा है। इसके बाद जो दूसरे सबसे महत्वपूर्ण विचारक हैं, उनके संदर्भ में चार्ल्स फ्यूरिये जो जिनका जन्म 1772 और इनकी मृत्यु 1837 में, यह भी एक फ्रांसीसी राजनीतिक विचारक हैं। यहाँ एक संदर्भ आपको समझना और भी जरूरी है कि फ्रांस को कल्पनालोक्य समाजवाद का जन्म स्थल माना जाता है। इसके बाद तीसरे महत्वपूर्ण विचारक हैं रॉबर्ट ओवेन, जिनका जन्म 1771 में और उनकी मृत्यु 1858 में हुई। यह एक ब्रिटिश राजनीतिक विचारक हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण चीजें जिसमें चार्ल्स फ्यूरिये के राजनीतिक दर्शन, जो समाजवादी दर्शन है, उसकी जो झलक मिलती है, आप इस पुस्तक को ध्यान रखें, द सोशल डेस्टिनी ऑफ मैन। इस पुस्तक का प्रकाशन 1808 में हुआ, जिसमें फ्यूरिये के राजनीतिक विचारों की झलक दिखती है। इसके बाद रॉबर्ट ओवेन की भी एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, ए न्यू व्यू ऑफ सोसाइटी, जिसका प्रकाशन 1812 में हुआ। रॉबर्ट ओवेन यह एक ब्रिटिश दार्शनिक है और इस दार्शनिक के व्यू, जो सामाजिक व्यवस्था के संदर्भ में जो विचार देखने को मिलता है, वो इसी पुस्तक में देखने को मिलता है। अब इन 3 कल्पनालोक्य समाजवादी विचारकों के आधार स्तंभ पर खड़ा है पूरा का पूरा कल्पनालोक्य समाजवाद ने जिस समानता की मांग रखी है, उस संदर्भ में ये
बहुत जरूरी है। यहाँ एक बात तो और भी ध्यान रखना है कि जब कल्पना लोकीय समाजवाद हम कहते हैं तो इसी क्रम में हम विकासवादी समाजवादी दार्शनिकों को भी रखते हैं, लेकिन हम लोग अध्ययन की दृष्टि से उन्हें अलग से पढ़ेंगे, जिसमें कि वर्नस्टाइन जैसे विचारक को भी हम लोग देखेंगे। वो हम लोग बाद में देखेंगे, क्योंकि आज के हमारे विचार का जो टॉपिक है वह कल्पना लोकीय समाजवादी विचारक हैं। यूटोपियन समाजवाद में इस वर्ग के विचारकों ने, ध्यान रखें आप कि यूटोपियन शब्द का जो पहला प्रयोग है ये सर टॉमस मूर जैसे विचारकों ने ऐसे रखा है। इस वर्ग के विचारकों में कुछ कार्ल मार्क्स के पूर्ववर्ती हैं तो कुछ मार्क्स के समकालीन एवं बाद के। मार्क्स के पूर्ववर्ती विचारकों ने समाज के तत्कालीन दशा जैसे वर्ग विभेद, शोषण, गैर जरूरी से उबकर अपने मन के असंतोष को स्वप्नलोक की मधुर कल्पनाओं से बहलाने की कोशिश की थी और माना था कि एक दिन आएगा जब शोषण, गैर बराबरी और वर्ग संघर्ष मिट जाएगा। परंतु इन विचारकों ने यह नहीं बताया कि गैर बराबरी, वर्ग संघर्ष और शोषण समाज में क्यों है और इसे कब और कैसे मिटाया जा सकता है। इस क्रम में सेंट साइमन, चार्ल्स फ्यूरिये और रॉबर्ट ओवेन जैसे विचारक राज्य के संपत्ति की समाप्ति की कामना नहीं करते, बल्कि राज्य के कृत्यों में सुधार चाहते हैं। इन विचारकों के विरोध का लक्ष्य संभवतः पूंजीवाद भी नहीं है, इसके मुख्य निशाने पर तो सामंतवाद है। इस क्रम में सबसे पहले हम बात करते हैं सेंट साइमन का। सेंट साइमन 19वीं सदी के फ्रांसीसी समाज सुधारक एवं दार्शनिक, जिसने अपने कैरियर की शुरुआत एक पादरी के रूप में की। अपने लेखों और विचारों से समाजवाद की झलक दिखाई। समाज विज्ञान के क्षेत्र में यह पहला विचारक है जिसने परंपरागत संस्थाओं और नैतिकता के संदर्भ में औद्योगिकरण के क्रांतिकारी प्रभावों को स्पष्ट अनुभव किया था। साइमन की मान्यता है कि प्रत्येक समाज किसी एक संगठन प्रणाली के अंतर्गत एकता के सूत्र में बंधा रहता है, परंतु इस व्यवस्था को भंग किए बिना समाज प्रगति के पथ पर आगे नहीं बढ़ सकता। प्रत्येक प्रणाली अपने निर्माण के समय उपयुक्त समझी जाती है, परंतु विकास के ऊंचे स्तर पर पहुंचते ही वह पुरानी पड़ जाती है और नई अवस्था का जन्म होता है। साइमन ने पश्चिमी सभ्यता के इतिहास को 3 अवस्थाओं में पहचाना है। पहली अवस्था जो साइमन कहते हैं, उनके अनुसार प्राचीन यूनान एवं रोम की सभ्यता, जिसकी विशेषता थी बहुदेवी देववादी विचारधारा, दास अर्थव्यवस्था और अखंड राजनीतिक शासन। दूसरे अवस्था के संदर्भ में उन्होंने 11वीं सदी के बाद सामंतवाद और कैथोलिक धर्म को माना है। उनके अनुसार यह एक मध्ययुगीन सभ्यता थी जो प्राचीन सभ्यता से बेहतर थी। और तीसरी अवस्था का, इतिहास की तीसरी अवस्था का जिक्र करते हुए साइमन ने माना है कि 15वीं सदी में यूरोप में नई प्रणाली जो अस्तित्व में आई, जो उद्योग एवं विज्ञान के नींव पर खड़ी थी। साइमन की स्पष्ट मान्यता है कि परिवर्तन अनिवार्य एवं अवश्य संभावी है। बाद के वर्षों में अगस्त काम्टे और कार्ल मार्क्स ने भी यही दृष्टिकोण अपनाया है। साइमन ने प्रकाशित अपने लेखों में एक नए तरह के समाजवाद की नींव रखी। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत तो माना, परंतु हिंसात्मक संघर्षों का समर्थन
नहीं किया। उसने दावा किया कि सुधारात्मक गतिविधि तब तक व्यर्थ होगी जब तक राजनीतिक परिवर्तन न लाया जाए। उसने भावी समाज की कल्पना वर्गहीन समाज के रूप में नहीं, बल्कि यह विचार रखा कि मध्यम वर्ग, वैज्ञानिक, उद्योगपति और सर्वहारा वर्ग सामान्य रूप से उत्पादक वर्ग समझे जाएंगे, क्योंकि यह सब सामंतवाद विरोधी संघर्ष के स्वाभाविक सहयोगी हैं। प्रबुद्ध मध्यम वर्ग एवं कामगार वर्ग के साथ मैत्री स्थापित कर नए समाज की रचना करेगा, जहां वर्ग संघर्ष जैसी कोई व्यवस्था नहीं होगी। उत्पादन एवं वितरण के साधनों पर साझा स्वामित्व होगा। यह एक खुली वर्ग व्यवस्था होगी जिसमें जन्म पर आधारित विशेषाधिकारों की कोई गुंजाइश नहीं होगी। यह स्पष्ट है कि साइमन के प्रहार का लक्ष्य पूंजीवाद नहीं, सामंतवाद था। यह एक ऐसी रोमानी कल्पना थी जिसने यह तो नहीं बताया कि समाजवाद कैसे आएगा, ये विषमताएं कैसे खत्म होंगी। इसीलिए इन्हें कल्पनालोक समाजवादी विचारकों में रखा जाता है कि इन्होंने समानता, गैर बराबरी और शोषण को समाप्त करने की बात तो कही, मगर इसके कोई उपाय नहीं बताए। इसी क्रम में एक नए विचारक से मिलिए आप, चार्ल्स फ्यूरिये। चार्ल्स फ्यूरिये भी एक फ्रांसीसी विचारक हैं। 19वीं सदी के प्रारंभ में यह फ्रांसीसी समाज सुधारक दार्शनिक ने वाणिज्य व्यवसाय पर आधारित सभ्यता को निकट से देखा और उसकी सामाजिक विकृतियों को गहराई से अनुभव किया। समाज के इन विकृतियों को दूर करने के लिए उसने सारा जीवन लगा दिया, जबकि वे स्वयं एक संपन्न उद्योगपति और व्यवसायी थे। चार्ल्स फ्यूरिये ने सामाजिक व्यवस्था को प्राकृतिक व्यवस्था के अनुरूप ढालने का सुझाव दिया है। जो प्राकृतिक अवस्था गुरुत्वाकर्षण के नियमों से नियमित होती है, जिसकी खोज न्यूटन ने की थी। बाद के वर्षों में कार्ल मार्क्स ने भी इसी तरह डार्विन के सिद्धांत को अपने विचारों में मान्यता दी है। फ्यूरिये ने मनुष्य को छोटे छोटे समुदायों में संगठित करने का प्रस्ताव रखा, जो सामान्य स्वामित्व यानी कॉमन ऑनरशिप की बात इन्होंने की है, जो समान स्वामित्व के सिद्धांत पे काम करेंगे, परंतु उनमें कुछ हद तक निजी संपत्ति की अनुमति होगी। मानवीय क्षमताओं को पूरी तरह सार्थक करने के लिए इनके अनुसार इन समुदायों में जरूरी विषमताएं भी रहने दी जाएंगी। मनुष्य के बीच कार्य का जो विभाजन होगा वह आकर्षक श्रम सिद्धांत के आधार पर होगा। इसका मतलब ही है कि व्यक्ति अपने पसंद के कार्य करने की उन्हें आजादी होगी। इस व्यवस्था के अंतर्गत राजनीतिक संगठन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सारा समाज सहज स्वाभाविक प्रेरणा से संगठित होगा। सबको अपनी अपनी योग्यता के अनुरूप पुरस्कार मिलेगा, परंतु मिलजुल कर रहने के कारण धनवान और गरीब के बीच यानी कि सर्वहारा या पूंजीपति जैसी कोई विषमताएं नहीं होगी। यानी कि धनवान और गरीब का जो भेद होगा वह निरर्थक हो जाएगा। यहाँ यह भी संदर्भ समझना चाहिए कि चार्ल्स फ्यूरिये का भी जो विचार है वह एक रोमानिक कल्पना ही दिखती है, क्योंकि इनके प्रस्तावों में भी इसका कोई स्पष्ट विवरण नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं रॉबर्ट ओवेन का, जिन्हें ब्रिटिश समाज में इसका प्रारंभ समाजवादी विचारधारा का प्रारंभकर्ता माना जाता है और समाजवाद शब्द का प्रथम प्रयोगकर्ता भी रॉबर्ट ओवेन को ही माना जाता है। इसका श्रेय भी रॉबर्ट ओवेन को ही है। 19वीं सदी का ब्रिटिश उद्योगपति, मानवतावादी विचारक एवं सहकारिता आंदोलन के सृजनकर्ता के रूप में रॉबर्ट ओवेन को समाजवादी दर्शन में पहचाना जाता है। रॉबर्ट ओवेन पहला विचारक है जिसने अपने समाजवादी चिंतन को व्यवहारिक रूप देने की कोशिश की, जबकि वह स्वयं एक
उद्योगपति थे। ओवेन ने 1799 में स्कॉटलैंड शहर के बाहर न्यू लेनार्क में एक सूती मिल का कारखाना स्थापित किया और यह सिद्ध करने की और अपने विचारों को सिद्ध करने की कोशिश की। इसके क्रम में इन्होंने प्रयत्न किया कि मजदूरों के लिए अच्छी मजदूरी और काम की अच्छी शर्तें जुटा करके भी व्यावसायिक सफलता अर्जित की जा सकती है। इस क्रम में इस मिल में जो है एक खास तरह की व्यवस्था थी। यह मिल मालिक और मजदूर के साझा प्रबंधन से चलता था, जिसने काफी सफलताएं अर्जित की और यूरोप में रॉबर्ट ओवेन एक उद्योगपति के साथ साथ एक व्यवहारिक विचारक के रूप में भी इन्हें काफी ख्याति मिली। रॉबर्ट ओवेन ने प्रतिस्पर्धात्मक व्यापार प्रणाली का खंडन करते हुए सहकारिता प्रणाली का समर्थन किया, जैसा कि उसके काम से लेनार्क मिल मामले से भी आप समझ सकते हैं, जिसमें एक व्यक्ति का लाभ दूसरे व्यक्ति की हानि नहीं बनेगा। व्यक्ति के चरित्र को उत्तम समाज के जरूरत के अनुसार ढाला जाएगा और इसके लिए शिक्षा को बेहद जरूरी बताया है रॉबर्ट ओवेन ने। रॉबर्ट ओवेन के अनुसार समाज के प्रगति में 3 बड़ी बुराइयों को उन्होंने चिन्हित किया है। उनके अनुसार ये पहली बुराई धर्म है, जो ज्ञान से विमुख होकर अलौकिक विश्वासों और गैर जरूरी नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देने में योगदान देते हैं। दूसरी जो सामाजिक बुराइयों के संदर्भ में उन्होंने बातें कही हैं, वो विवाह के बारे में कहा है। इनके अनुसार विवाह संबंध जो है यह स्वार्थ और संकीर्ण रिश्तों को जन्म देता है। तो विवाह जैसी संस्थाएं व्यक्ति को स्वार्थी और संकीर्णता का पर्याय बना देता है। तीसरी जो समस्या इनके दृष्टि में है वह है निजी संपत्ति। इनके अनुसार यह निजी संपत्ति विषमता और गरीबी को बढ़ाता है। तो समाज की विषमता और गरीबी के लिए निजी संपत्ति को रॉबर्ट ओवेन ने जिम्मेदार ठहराया है। इन सभी बुराइयों को दूर करने के लिए समाजवाद एक बेहतर विकल्प के रूप में रॉबर्ट ओवेन ने रखा है। ओवेन ने बेरोजगारों की समस्या के समाधान के लिए सहकारिता ग्राम कोऑपरेटिव विलेज स्थापित करने की वकालत की, जहां सारा काम मिलजुल कर होगा। यह समाज को एक नए रूप में ढालने में मदद करेगी, जिसमें लाभ की इच्छा को कोई महत्व नहीं दिया जाएगा। ओवेन ने श्रम को सृजनात्मक मानवीय कृत्य माना है। उन्होंने तर्क दिया कि मशीन मनुष्य को गुलाम बना देगी। यदि उत्पादन के प्रमुख साधनों पर सामुदायिक स्वामित्व और नियंत्रित स्थापित कर दिया जाए एवं मुद्रा को विनिमय का माध्यम न रहने दिया जाए तथा आवश्यक वस्तु को आवश्यकता के अनुसार वितरित कर दिया जाए, तो मनुष्य को सच्ची स्वतंत्रता दिलाई जा सकती है और समाज में गैर जरूरी वर्ग संघर्ष, विषमता और शोषण जैसे कृत्यों से मुक्ति दिलाई जा सकती है। यहाँ स्पष्ट है कि रॉबर्ट ओवेन ने भी कुछ व्यवहारिक प्रयोग जरूर किए जो नाकाफी थे। उन्होंने अगर सैद्धांतिक और वैज्ञानिकता के दृष्टि से तर्क की कसौटी पर अगर इन समाजवादी विचारकों के विचारों को देखा जाए तो यह सिर्फ एक रोमानी विचार है। इनके पास समाजवाद के जरूरी तत्व वर्ग संघर्ष या गैर बराबरी के सृजन का स्रोत नहीं पता, या वो ये नहीं बता पाते हैं। साथ ही इनके साथ वो ये नहीं बता पाते हैं कि अगर ये गैर बराबरी और शोषण है तो समाज में इसका खात्मा कब तक होगा और कैसे होगा। इसीलिए मेरे दोस्तों, इन विचारकों को स्वप्न लोकीय समाजवादी या यूटोपियन सोशलिस्ट के श्रेणी में इन्हें रखा जाता है। इसके बाद अगले क्रम में इसी से जुड़ा हुआ हम विकासवादी
वाद का भी एक मॉडल आपके सामने रखेंगे, जिसमें मार्क्स के फॉलोअर्स तो होंगे, शुरुआती दौर में वो मार्क्स के समर्थक होंगे, लेकिन कालक्रम में सामाजिक व्यवस्थाओं के अनुरूप वो बदल जाते हैं और मार्क्स के लक्ष्य तक नहीं पहुंचते हैं। मार्क्स के लक्ष्यों को प्राप्त करने का उन्होंने लोकतांत्रिक रास्ता अपना लिया, जिसे विकासवादी समाजवाद के क्रम में पढ़ेंगे। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप इस खंड में आपको समझ आई होगी और हमारा प्रयास आपके लिए सार्थक हुआ होगा। धन्यवाद।